नमस्ते बच्चों। वसंत इस पाठ्य पुस्तक की हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता हम देख रहे हैं, जिसका कुछ भाग हमने देखा था। उसके आगे की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कविता, क्या नाम है उसका? पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, उसके जो कवि है शिवमंगल सिंह सुमन, उन्होंने बताया था कि पंछी जो है वह पिंजरे में बंद होकर न गा पाएंगे और ना ही उड़ पाएंगे, है ना। पिंजरे में रहकर कोई भी पंछी उड़ सकेंगे क्या? नहीं। तो इस तरह से ना ही वे बहता जल पी सकेंगे और ना ही पेड़ से कोई फल खा सकेंगे, और वे पिंजरे की श्रृंखला के बंधन में अपनी गति यानी अपनी उड़ान सब भूल जाएंगे। अब तो सिर्फ सपनों में ही उड़ने के तथा आज़ादी से जीने के अरमान वे देख रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा था। आज एक बार हम फिर वापस इस कविता का पठन करेंगे। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी कविता हमने पढ़ी है। अब हम इसके आगे का जहाँ तक हमने लिया था, यहाँ तक पिछले 4 पंक्तियों का हमने पूरा स्पष्टीकरण देखा हुआ था। उसके आगे की यह जो 2 पंक्तियाँ रह गई हैं हमारी, उसका स्पष्टीकरण आज हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। इसका मतलब है कि क्षितिज यानी वह जगह जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, या फिर इसको दृष्टि सीमा भी कहते हैं। होड़ा होड़ी यानी दोनों पंखों की प्रतियोगिता। कवि कहते हैं हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका मतलब है इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। आखिरी पंक्ति है, देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का। यहाँ पर कहा है, देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जो आश्रय यानी जहाँ पर पंछियों के घोंसले बनते हैं उसे यहाँ पर आश्रय, हमारा जैसा आश्रय घर है, रहने का ठिकान, वैसा पंछियों का है आश्रय, उनका घोंसला। हाँ, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ कि पंछी कहते हैं नीड न दो चाहे टहनी का। नीड यानी सहारा, नीड न दो चाहे टहनी का। हमें भले ही कोई इस टहनी का सहारा न दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो उड़ान में हमें जाना ही है, इसमें विघ्न मत डालो। हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने के में बंधन मत डालो। इस तरह से यहाँ पर हमारी कविता का स्पष्टीकरण पूरा हो गया। अब हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हर तरह की
सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्या होगा इसका जवाब? आपने सब इसका स्पष्टीकरण भी देखा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पंछी को स्वतंत्र जीवन प्यारा है। वह पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में मैदा खाने की जगह कड़वी निबोरी खाना पसंद करते हैं। वे देखिए यहाँ पर, वे किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहते। वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपने जाना। अब दूसरा देखते हैं हम कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसका उत्तर मैं आपको जवाब बता देती हूँ कि पक्षी स्वतंत्र रहकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, नीले आसमान की सीमा नापना चाहते हैं, सूरज जैसी लालचों से अनार के दाने चुगना चाहते हैं, नदियों झरनों का बहता जल, ताज़ा जल है वह पीना चाहते हैं, आकाश की सीमाहीन क्षितिज से अपने पंखों को उड़ान भरना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, वृक्षों की डालियों पर झूला खेलना उन्हें अच्छा लगता है। इस तरह पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अब हम प्रश्न तीसरा देखेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव यानी अर्थ स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। पक्षी आकाश की अंतहीन सीमा तक पहुँचना चाहते हैं। उनका प्रण है कि आकाश की सीमा तक पहुँच जाएंगे। या तो वे अंतहीन आकाश की ऊंचाइयों को माप लेंगे या अपने प्राण त्याग देंगे। इस तरह से पंछी आकाश से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। अब आगे का प्रश्न लेते हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। इस वाक्य के आधार पर यहाँ पर उन्होंने क और ख दो प्रश्न बताए हुए हैं। पहला क प्रश्न जो है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। यह जो है अपने विचार लिखिए, यह प्रश्न आपके अपने विचार पर निर्भर करता है, उस पर आधारित है कि आप किस तरह सोचते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। अगर मैं मेरे विचार से कुछ बता रही हूँ, आपके विचार मुझसे अलग होंगे लेकिन उस प्रश्न से मिलते जुलते होंगे, तो भी वही जवाब सही है, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से बताना चाहती हूँ, इसका जवाब मेरे विचार से देना चाहूँगी कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनसे उनकी स्वतंत्रता को छीनने जैसा होगा। उनकी जो इच्छा है, आज़ादी है, अरमान है, उस पर पाबंदी लगेगी। दूसरा प्रश्न यहाँ पर उन्होंने बताया गया है ख देखिए प्रश्न कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। अगर आपके आस पड़ोस में या आपके कोई रिश्तेदार हो या फिर आपने भी खुद कोई पक्षी पाला हो, तो उसकी जानकारी आपको जो देख रहे हैं आपने किस तरह से कर रहे हैं वह आप लिख सकते हैं आपके हिसाब से। आप अगर आपके पड़ोसी जिस तरह से पक्षियों को रख रहे हैं वह जानकारी लिखेंगे तो भी आपका जवाब सही होगा। फिर भी मैं आपको एक उसकी जानकारी थोड़ी बता देती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार हमारे एक पड़ोसी हैं जिन्होंने पक्षी पाला है। वे उसकी देखरेख किया करते हैं, जिसे उन्होंने पिंजरे में रखा हुआ है। उसी पिंजरे की वह साफ़ सफाई भी समय पर करते हैं। पक्षी के पसंदीदा फल या फिर अनाज के दाने देते हैं, उसे पीने के लिए पानी देते हैं, और उस पक्षी का नाम भी उन्होंने मिट्ठू रखा है। उससे बातें भी करते हैं। इस तरह से मैं आपको उसका सारांश में जवाब बता रही हूँ, आप आपके अनुमान के हिसाब से लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर भी आप आपके मन से जवाब लिख सकते हैं। जो भी आजकल हो रहा है पर्यावरण में और पक्षियों का महत्व कितना है उसमें पर्यावरण में, तो वह आप लिख सकते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता रही हूँ यहाँ पर कि
पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, क्योंकि उनकी नैसर्गिक जो उड़ान की कृति है, उड़ने की क्षमता है, वह बंद हो जाती है ना पिंजरे में रखने की वजह से। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, दूसरों पर अवलंबित ऐसा रखते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त होती ही है, साथ ही पर्यावरण में भी इसका प्रभाव पड़ता है कि पर्यावरण में जो संतुलन है, पर्यावरण का संतुलन, इसमें पक्षियों का भी महत्व है। पक्षी आहार श्रृंखला इस पर नियमित निर्भर करती है। जैसे अब देखिए, जो खेतों में घास होता है, घास पर टिड्डे होते हैं, जिसे आप कोई कीटक कह सकते हैं आप, वह कीटक होते हैं, वह कीटक पक्षी खाते हैं, और पक्षी कीटक खाने की वजह से उस खेत में अनाज पर के कीटक नष्ट हो जाते हैं और फसल अच्छी आती है। अगर पक्षी ही ना रहे और वे कीटक ना रहे तो क्या होगा कि उस कीटक की संख्या बढ़ जाएगी और हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, है ना। इसलिए पक्षियों का पर्यावरण में होना आवश्यक है। समझ में आया इसका जवाब। अब हम अनुमान और कल्पना यह देखेंगे। इसमें 2 प्रश्न बताए गए हैं। क्या आपको लगता है कि मानव को वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। अगर हम कक्षा में होते तो हम ज़रूर इस पर प्रतियोगिता आयोजित करते और आप आपस में बहुत सारी इस पर चर्चा कर सकते थे। तो यह मैं बता रही हूँ आपको जानकारी। यह इसका जवाब कि यह पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में देखिए औद्योगिकरण, जो भी कंपनी कारखाने हुए हैं, उस वजह से उससे निकली हुई विषैली गैस है, प्रदूषित जल है, इस वजह से पक्षियों का क्या होता है, उनको हानि होती है। पक्षी उसका आया हुआ जल पी लेते हैं और उस वजह से बहुत से पक्षी मर जाते हैं या फिर उनकी संख्या भी कम हो जाती है और इस वजह से उनको चोट पहुंचती है। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि ईंट सीमेंट की जो इमारतें बनाने के लिए मनुष्य ने पेड़, जंगल, हरियाली सब समाप्त की है। इस वजह से पक्षियों के घोंसले, उनके रहने के ठिकान नष्ट हुए हैं। अगर पेड़ ना होंगे तो पक्षी अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे, है ना। तो इस वजह से उनके ठिकान भी नष्ट हुए हैं। ताज़ा फल भी उन्हें मुश्किल से मिलते हैं। इस समस्या का उपाय के तौर पर हम कह सकते हैं कि पेड़ लगाना अति आवश्यक है। यहाँ पर एक चित्र मैं आपको बता रही हूँ, साकिब ने निकाला हुआ है पर्यावरण के बारे में। आप देख सकते हैं, चित्र बहुत ही सुंदर ऐसा बनाया है उसने। तो इस समस्या के तौर पर हम कहते हैं बाग बगीचे का निर्माण कीजिए, पेड़ लगाइए और अपना जो पर्यावरण संतुलन है वह नियमित रखिए। तो इस प्रकार आप अपने इस विषय के अनुसार बहुत कुछ लिख सकते हैं। आपके अपने विचार खुद लिख सकते हैं तो भी आपका जवाब सही होगा। प्रश्न के अनुसार आप जवाब लिखिए। दूसरा प्रश्न है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, आवास यानी घर, हम कहते ना हमारे घर पर भी बहुत जगह नाम दिया होता है, आवास योजना वगैरह ऐसे इस तरह से। तो किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, यह लिखना है हमें। तो देखिए कि अगर किसी काम से हम दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं, काम के हिसाब से कहिए, आपके पिताजी की वहाँ पर तबादला हो जाता है यह कहिए, या फिर स्कूल के लिए आप दूसरी जगह चले जाते हैं, तब आपको ऐसा मोड़ आता है कि वहाँ पर किसी पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया है और आप तो घर बदल रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको संभाल पाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि हम कहेंगे कि उस घर में आने वाले जो भी नए परिवार है उनसे हम विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इन पक्षियों के घोंसलों को ना तोड़े, उसे जहाँ है वही रहने दे और इन पंछियों को हाथ न लगाए, उनके जो अंडे हैं उनको ना छेड़े, उनका ध्यान रखे। इस तरह से यहाँ पर हमारी कविता समाप्त हो गई है।
उम्मीद है आप सभी को यह कविता समझ में आई है। धन्यवाद।